हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की पहली बुक जो इतिहास की है उसके बारे में मैं अभी तक पढ़ाते आ रहा था, जिसे हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं और जिसके अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता, राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति और वर्ग, विश्वास, विचारक और इमारतें, ये हमने 4 चैप्टर पढ़ने का प्रयास किया और इसके माध्यम से हम प्राचीन भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को समझने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि कैसे जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और फिर मौर्य साम्राज्य से कैसे हम मौर्योत्तर काल कनिष्क के पास पहुँचे, फिर गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त तक पहुंचने का प्रयास किए और सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की, मंदिर कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहली बुक में पढ़ने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आगे मैं आप लोगों को अब सेकेंड बुक की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। इसमें 5वां जो चैप्टर है वो है यात्रियों के नज़रिए। यानी आज से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यात्रियों के नज़रिए के बारे में कि उनका नज़रिया यहाँ के यानी भारत के समाज के बारे में कैसा रहा, क्योंकि वो अपने यहाँ जब रहते थे तो वहाँ के समाज को उन्होंने देखा था और साथ ही साथ वहाँ के समाज की तुलना यहाँ के समाज से किया तो उन्हें क्या मिला, इसी को हम नज़रिया कहते हैं। और इस समय हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस समय मुख्य रूप से 3 विदेशी यात्री भारत में आए थे। एक का नाम था अल बरूनी, जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। दूसरा एक व्यक्ति आया था इबन बतूता, जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। और एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस का रहने वाला था, उसने भी भारत के बारे में लिखा। इन तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन तीनों लोगों ने यहाँ के समाज को समझकर और इसे लिखने की कोशिश की और इसकी तुलना जहाँ से आए थे वहाँ से किया। दोस्तों, यह टॉपिक 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो लोग भी हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर 3 व्यक्ति के बारे में प्रश्न आते रहते हैं, अल बरूनी, इबन बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जो यात्री के रूप में थे, इनके बारे में और इनकी किताबों के बारे में, किसके समय में आए थे, क्या इन्होंने लिखा था, इन सब के बारे में इन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो पहला कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप पूरी कंसेप्ट को समझने में सफल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग आज 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे, परिचय पढ़ेंगे और परिचय के साथ साथ हम अल बरूनी और उसके द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद यानी जो किताब थी उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं परिचय की। कह रहा है कि इस अध्याय में हम यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यानी जो यात्री आए थे और उनका जो वृत्तांत यानी कहानी थी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यात्रियों ने उन अनजान समाज के बारे में जानने का प्रयास किया जो एक दूर से आए थे। जैसे मान लीजिए इबन बतूता है या मान लीजिए आपके अल बरूनी है, जो इतने दूर से आते हैं, एक अलग समाज से आते हैं और भारत के समाज में जहाँ के बारे में कोई जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं है,
उसके बारे में वो लिखने का प्रयास करता है। तो कैसे एक अनजान समाज को जानने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लोग यात्रा करते क्यों थे, ये यात्रा की तलाश में निकलते क्यों थे। तो सवाल कर रहा है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अपने अपने कार्य की तलाश में यानी कार्य करने के लिए, और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं यानी बाढ़ तूफान ये सब चीज होता है, इससे बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। ठीक, सैनिक के रूप में, पुरोहित के रूप में, तीर्थ यात्रा के रूप में, या साहस बना करके, जैसे अलबरूनी भी आया था साहस के साथ ही यात्रा करने का प्रयास किया और एक नए समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ये लोग। साथ ही वहाँ की प्रथा, भाषा, आस्था और व्यवहार में भिन्नता भी पाई और उससे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का प्रयास किया, जो आगे चलकर इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। जैसे अलबरूनी जो है यहाँ के समाज के बारे में लिखता है, तो हम उसकी किताब उल हिंद के माध्यम से हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसने उज्बेकिस्तान से अपने इस समाज की तुलना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि इस प्रकार उप महाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, यानी पास्ट की जानकारी मिलती है। इसके लिए हमें 3 व्यक्तियों के यात्रा वृत्तांत पर ध्यान देना होगा, जैसे अलबरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, अफ्रीका में पड़ता है, और फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस से आया था। इस प्रकार 10वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक 3 प्रमुख यात्री भारत आए, जो ये निम्न थे। और ये आए तो भारत के बारे में इन्होंने क्या देखा, क्या समझा और क्या महसूस किया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे सॉरी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलबरूनी की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो किताब है किताब उल हिंद, ये ही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। 12वीं क्लास में भी अब 40 नंबर के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जो कंपटीशन की तैयारी के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो खैर इम्पोर्टेंट है ही। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अलबरूनी तथा किताब उल हिंद ख्वारिज्म से पंजाब तक, यानी ख्वारिज्म का रहने वाला था, वहां से पंजाब तक कैसे पहुंचा। कहा जाता है कि अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? पहला क्वेश्चन बन गया इसका कि यह आधुनिक उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान जो है वहीं पे ख्वारिज्म नाम का एक जगह था, वहीं पर 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। ठीक है, 73 में हो गया। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए अलबरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि वह एजुकेटेड एरिया रहा होगा, एजुकेशन का हब रहा होगा, इसीलिए इसने शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए अलबरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। यह कई भाषाओं की जानकारी रखता था। देखिए टोटल डिटेल्स में अलबरूनी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से अगर सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया तो एक भी कंपटीशन में आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, और साथ ही साथ जो 40 क्वेश्चन जो 12वीं क्लास में इस बार आने वाले हैं उससे भी नहीं छूटेगा। जैसे सीरियाई भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत इत्यादि कई भाषाओं की जानकारी रखता था। अलबरूनी को यूनानी भाषा की भी जानकारी थी, जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों की वह जानकारी रखता था। जानकारी तो नहीं थी लेकिन कोशिश करता था। कह रहा है कि 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण जब हुआ तो उसके पश्चात सुल्तान महमूद ने अपने साथ कई विद्वानों एवं कवियों को अपने राजधानी गजनी लेकर आया। यानी जब उज्बेकिस्तान का तो ये रहने वाला था, लेकिन उज्बेकिस्तान पे आक्रमण हुआ मंगोलों का, तो जब आक्रमण हुआ तो वहां से कुछ लोग भागे, तो उसी में से मोहम्मद सुल्तान जो था वहां से वो अपनी जगह को चेंज किया और गजनी गया अपनी राजधानी। तो वहीं अपने साथ गजनी को अलबरूनी को भी ले करके गया, जिसमें अलबरूनी भी एक था। अब वहां ले गया अपने साथ, चूंकि विद्वान था तो अपने साथ इसको लेकर के गया
यानी अब ये अल बरूनी जो है कहाँ से, ख्वारिज्म से गजनी पहुंच गया है, किसके साथ, महमूद के साथ। आई बात समझ दोस्तों। अब कह रहा कि अल बरूनी एक बंधक के रूप में गजनी आया था, उसको मतलब एक कैदी के रूप में लाया गया था, लेकिन उसे काफी ज्यादा पसंद आया, कौन, गजनी, और अपनी मृत्यु तक गजनी में ही रहा। गजनी में ही रहते हुए उसे भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। गजनी में जब था तभी उसने भारत के बारे में जाना, क्यों, क्योंकि गजनी के अक्सर जो राजा थे वो लोग क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ से धन दौलत लूट करके लेकर जाते थे। तो इसके बारे में वो सुनता था, तो धीरे धीरे उसकी रुचि भारत के प्रति बनती गई और विकसित होती गई। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने से तथा पंजाब का गजनी साम्राज्य का हिस्सा बनने से, चूंकि गजनी ने यहाँ तक आक्रमण किया था तो पंजाब को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, तो हिस्सा बनाने से स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनने लगा था। किसका, अल बरूनी का भारतीय संस्कृतियों के प्रति। कह रहा है कि अल बरूनी ने भारत की यात्राएं की, लेकिन उसे भारत में अनेक अवरोध यानी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे संस्कृत भाषा से वह परिचित नहीं था, कई भाषा जानता तो था लेकिन संस्कृत नहीं जानता था। धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नता का तथा अभिमान इत्यादि से भी वो अवरुद्ध हुआ। क्या क्या जी, तो एक तो संस्कृत की वजह से उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, धार्मिक अवस्था जो हमारे यहाँ थी उससे भी दिक्कतें हुई, प्रथा में भिन्नता थी, वहाँ की प्रथा अलग और यहाँ की प्रथा में भिन्नता, अभिमान इत्यादि के कारण उसे बहुत कठिनाइयां तो हुई, लेकिन इतनी कठिनाइयों झेलने के बाद अल बरूनी ने अच्छी तरह से कोशिश की भारत को समझने की। दोस्तों अब कह रहा है कि कई बाधाओं के बाद भी अल बरूनी भारत में पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों का अध्ययन किया और अपने अनुभव को अपनी कृति यानी अपनी किताब उल हिंद में लिखा, जो अल बरूनी की यात्रा वृतांत का प्रमाण है। जो यहाँ यात्रा वृतांत का मतलब होता है जो यात्रा उसने किया उसका सारा प्रमाण किस में रखा, उसने किताब उल हिंद में रखा। 70 वर्ष की आयु में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। याद रखिए कितने वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, अल बरूनी की, जिसने किताब लिखा था किताब उल हिंद। और यह किताब भारत के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है, खास करके समाज को समझने के लिए। अब दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं। अब ये तो चीज समझ में आ गई कैसे आया यहाँ तक। अब कह रहा है कि अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद, यानी अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, किताब उल हिंद। ये तो समझ लीजिए कि याद ही कर जाना है दोस्तों। कह रहा है कि अरबी भाषा में, किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की किताब किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है, बहुत आसान है। किताब उल हिंद अल बरूनी की भारत यात्रा का संपूर्ण वृतांत है, जिसमें उसने भारत के धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, यहाँ की कमियां, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों और मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 चैप्टर में ये क्या है, विभाजित है, और इसमें सब कुछ के बारे में बताने का प्रयास किया है, जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर अध्याय एक प्रश्न से शुरू करता है, जिसे कहता है ना प्रश्न शुरू करता है वो, कि भारत में समाज की व्यवस्था कैसी थी, और तब उस समाज के बारे में लिखता है और उस समाज का दूसरे जगह से तुलना करता है। कहाँ से, उज्बेकिस्तान से, तुलना करके तब लिखता है। इसलिए कहता है कि इसकी जो किताब थी वो आलोचनात्मक किताब थी, यानी आलोचना पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, हर अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता था और नीचे उसका वर्णन किया जाता था और फिर उसकी तुलना अन्य सामाजिक संस्कृतियों से की जाती थी। इस प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ज्यामितीय संरचना पर आधारित थी। अल बरूनी ने अपनी कृति यानी किताब उल हिंद में जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से किया है। कहाँ से किया है जी, फारस की तुलना भारत की जाति व्यवस्था की तुलना फारस से किया है, व्यवस्था किया है, और भारत की वर्ण व्यवस्था से भी की है। अल बरूनी ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना फारस से की और
उसमें सुधार की कोशिश की, इसीलिए उसका सामाजिक वर्णन एक आलोचनात्मक वर्णन है जो आलोचना पर आधारित है। अल बरूनी एक चीज का वर्णन करने का प्रयास किया जिसके बारे में वह जान सकता था, मतलब हर एक चीज को बताने की प्रयास की जिसके बारे में वो जान सकता था या जानने की कोशिश की, और इस प्रकार उसने अपनी किताब अल बरूनी की, जिसका नाम था किताबुल हिंद, उसमें बहुत सारी चीज़ों को वर्णन करने का प्रयास किया जो मूल रूप से भारतीय समाज को पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, किताब उल हिंद और उसकी लेखक अल बरूनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें आज हमने छोटे से वीडियो बनाई। आगे हम इसको लेकर चलेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से संक्षेप में बताता हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो पहला कि अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, किसके साथ भारत आया था, गजनी के साथ भारत आया था, उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मृत्यु उसकी कहाँ हुई, कितनी वर्ष में हुई, उसने जो किताब लिखा था वो किस पर आधारित था। ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और इस सवाल को आप अच्छी तरह से इसमें ढूंढ लीजिए। और दोस्तों एक सवाल अपना पक्का कर लीजिए एग्जामिनेशन व्यू से, और साथ ही साथ दूसरा आप जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि अब आपके सिलेबस के पैटर्न के अनुसार 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 40 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको खास करके डीप अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूं और मैं डीपली ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम आपको वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे मेरा एक बार रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।